Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Today we'll have the Hindu analysis dated 6 September 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that only locals in Ladakh to get resident certificate for the entry into non gazetted post. Now, it is stated that the original citizens of the Ladakh or the citizens who have this registered certificates of that area of that states can be only eligible to get the jobs in the non gazetted post. So this change is made temporary basis, but it is stated that the original citizens of Ladakh should get some privileges and some of the benefits of being the original citizens. So the Ladakh administration has decided to register or to issue this resident certificate only to the permanent residence certificate holders. The citizens who have this permanent resident certificate holders will only get this resident certificate. ठीक है, it is not the same like Jammu Kashmir. Now Jammu Kashmir में after the abrogation it was made कि citizens who have the domicile of that area is eligible of having this job facility over there or of having the land or other facilities over there, but it is not as same in the Ladakh में ये चीज़ नहीं है. लद्दाख में it is not we can say officially made कि अगर आपके पास domicile है तो you are eligible. लद्दाख में it is the only thing that अगर आपके पास resident certificate होगा तो ही आप उस जगह पर ये job facilities या आपको और कोई facilities मिल सकता है. So according to the Ladakh Resident Certificate Order of 2021, ये proper order पास किया है इस बार Saturday को, जिसके हिसाब से अगर any person who possesses this permanent resident certificate, they only can have the authority or they only have the right to get this. ये जो है उनको कहाँ से मिलेगा, तो उनके हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में या फिर हम बोल सकते हैं एक अथॉरिटेटिव बॉडी बनाया जाएगा, एक अथॉरिटेटिव पर्सन रहेगा जिनके पास से वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इशू करवा सकते हैं. ठीक है. सो जो लद्दाख के ऑफिशियल्स हैं उनका ये बोलना है कि ये जो है फिलहाल टेम्परेरी बेसिस पे किया है ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे पाए हम वहाँ के लोगों को. ठीक है. टेम्परेरी बेसिस मतलब 2 साल तक का ये लोग ने टेन्योर दिया है कि फ़िलहाल 2 साल तक ये चीज़ फॉलो होगा. ठीक है. और अथॉरिटेटिव बॉडी की अगर हम बात करें तो ये उनका बोलना है कि ऑल दी तहसीलदार्स विल हैव दिस पावर, विल हैव दिस अथॉरिटी टू इशू दिस रेसिडेंट सर्टिफिकेट्स टू द सिटीजन्स ऑफ दैट एरिया. ठीक है. एक मेजर चेंज जो लाया गया है अंडर दिस एक्ट और अंडर दिस जो पासिंग किया गया है दैट इज़ द एज रिलैक्सेशन. एज रिलैक्सेशन में क्या किया है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो भी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं उनका एज रिलैक्सेशन जो है बढ़ा दिया गया है. इफ़ वी स्पीक ऑफ रिजर्व कैटेगरी का एज रिलैक्सेशन 23 to 25 कर दिया. ठीक है. देन जनरल कैटेगरी का अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी का 40 से 42 कर दिया गया और फिजिकली हैंडीकैप जो हैं उनका जो है 42 से 44 तक को इंक्रीज कर दिया गया है. ठीक है. तो ये जो है टाइम एग्जेप्शन है 2 साल के लिए किया गया ताकि एटलीस्ट दे कैन चेक कि क्या क्या चेंजेस आ पा रहा है या फिर सिटीजन्स को उसकी बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं कि नहीं. सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जानना ज़रूरी था कि रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहाँ पे रिलीज़ किया है, कौन से स्टेट के लिए है, देन क्या क्या चेंजेस किया. अगर स्टेटमेंट्स आया तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा स्टेटमेंट राइट या रॉन्ग है. Now we'll move to the next news. The next article states that 22 held under Arms Act in August. ठीक है. Arms Act की अगर हम बात करें तो प्रॉपर इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि what is this Arms Act. ठीक है. और ये आर्टिकल रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है या ये रूल जो रिसेंटली क्यों आया था, इट इज़ बिकॉज दिल्ली में या दिल्ली के आउटसाइड आउटर रीजन्स में या डिस्ट्रिक्ट्स में ये पाया गया था कि बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया है विथ हैविंग दिस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस विच इज़ नॉट right legally. So if you'll read the news, 3 districts of Delhi police have registered 30 cases under which 22 people are being arrested in August having this arms with themselves. इसमें भी अगर मैं प्रॉपर बात करूँ तो उनके पास 7 पिस्टल्स मिले हैं, 33 कार्टिजेस मिले हैं. ठीक है. 7 कंट्री मेड पिस्टल्स, 6
इम्प्रूव्ड पिस्टल्स एंड 33 कार्टेजेस उनके पास मिले हैं। सेम केस जो है नदर्न डिस्ट्रिक्ट में भी मिला, जहाँ पर 14 पीपल पकड़े गए थे विथ हैविंग 7 कंट्री मेड पिस्टल्स एंड 10 कार्टिलेजेस एंड 6 नाइफ। सो ऐसे कुछ लोग पकड़े गए विथ हैविंग दिस आर्म्स एंड एम्यूनेशन। तो इसके लिए ये न्यूज़ आर्टिकल जो है फिलहाल करेंटली न्यूज़ में है। अब हम देखेंगे कि आर्म्स एक्ट क्या है, कौन से ईयर में आया है, ये क्यों बनाया गया था। सबसे पहले ये जो आर्म्स एक्ट है, ये प्रॉपर एक एक्ट जो बनाया गया था, इट वाज इन आर्म्स एक्ट ऑफ 1959। आर्म्स एक्ट जो है प्रॉपर 1959 में पास किया गया, बनाया गया था, जिसके हिसाब से इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग, इफ़ यू आर पोजेसिंग, इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग, और इफ़ यू आर एक्चुअली लीगली और इलीगली ट्रांसपोर्टिंग इट, तो यू आर अंडर पेनल्टी इफ़ यू आर डूइंग सच थिंग विद दी आर्म्स। आप किसी भी तरह के आर्म्स को अपने साथ नहीं रख सकते हो। एक प्रॉपर लिस्ट बनाए कि ये सब अम्यूनेशन जो है आप अपने पास नहीं रख सकते, ना रख सकते हो, ना दे सकते हो, ना ले सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर ऐसी चीज़ पकड़ी जा रही है आपके पास, ठीक है, तो यू आर एक्चुअली अंडर द प्रोविजंस, आपको पेनल्टीज और पनिशमेंट फेस करना पड़ेगा। So the 1959 Act, Weapons Act, is an act of Parliament of India which controls the issues related to acquisition, ownership, production, selling, transport, import, export of the weapons. And proper जो है इसके वजह से किसको हेल्प हो रहा है, तो सबसे बड़ा हेल्प इसमें है टू दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्यों, क्योंकि रिसेंट नहीं बट बहुत साल पहले से हमने ये चीज़ सुना कि कुछ लोगों के पास, कुछ बिजनेस टाइकून्स है, कुछ भी कैसे फेमस पर्सनालिटीज़ के पास एम्यूनेशंस मिले थे, तो क्यों उनको पकड़ा गया, क्योंकि वो लोग नहीं रख सकते। इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक अश्योरिटी रहती है कि आर्म्स एंड एम्यूनेशन कहीं पे गलत जगह नहीं यूज़ हो रहा है, तो इट इज़ हेल्पिंग देम इन दैट वे। तो ये प्रॉपर इस एक्ट का मतलब है। अब इस एक्ट की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। सो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर मैं देखूँ तो ये प्रॉपर हमारा जो कॉलोनियल टाइम था, ब्रिटिश टाइम था, उस टाइम का है। हुआ क्या था, इट इज़ लाइक अ स्टोरी। जब 1957 में हमारा फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हमने किया था, उस टाइम पर ब्रिटिशर्स को एक थ्रेट हो गया था कि इवन हमारे नज़रों के सामने जब वो लोग इतने आर्म्स एंड एम्यूनेशन रिलीज़ कर सकते हैं, सो आगे जाके भी ऐसा हो सकता है कि दे कैन हैव और दे विल हैव द सप्लाईज ऑफ दिस आर्म्स। सो टू स्टॉप इट, और बेसिकली फॉर द अश्योरिटी ऑफ देयर पावरफुलनेस और फॉर द अश्योरिटी ऑफ देयर रूलिंग, उन्होंने प्रॉपर एक एक्ट बनाया, जिस एक्ट को हम बोलते हैं इंडियन वेपन एक्ट ऑफ 1878। ठीक है, इंडियन वेपन एक्ट ऑफ 1878 बनाया। अकॉर्डिंग टू इस, आपको कोई भी तरह का अप्रूवल नहीं है, अगर आपके पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी तरह के आर्म्स एंड एम्यूनेशन नहीं रख सकते हो। इसको जो है प्रॉपर अगर मैं बात करूँ तो हमारे उस टाइम पे वॉइसरॉय थे, वॉइसरॉय लॉर्ड लिटन, उनके टेन्योर के टाइम ये एक्ट को अडॉप्ट किया गया था, ये एक्ट को प्रॉपर इम्प्रोमाइज या फिर एनैक्ट किया गया था। ठीक है, जिसके वजह से सारी इंडियंस को इसके मतलब ये रूल्स के अगेंस्ट वो लोग कोई भी वेपन नहीं रख सकते हैं। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस यही एक्ट को, हमारा जो इंडियन वेपन एक्ट ऑफ 1878 था, उसी को प्रॉपर चेंज कर हमारा प्रॉपर एक्ट बनाया जो 59 में बना। और इसका एनफोर्समेंट अगर मैं बात करूं तो 1 अक्टूबर 1962 में इसका पहला एनफोर्समेंट किया गया था। प्रॉपर लॉ में जो लाया तो दैट वाज इन 1962। एक्ट जरूर पास हो गया था 59 में, प्रॉपर एनफोर्समेंट जो है 1962 में लाया गया था। तो ये उसकी कुछ हिस्ट्री थी अबाउट द आर्म्स एक्ट, किस वे में बना। सो प्रॉपर अगर सेक्शंस की बात करूं, सेक्शन 2(1) ऑफ द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 डिस्क्राइब्स द प्रोहिबिटेड आर्म्स। अब इसमें क्या क्या अलाउड नहीं है, मैंने आप लोग को जैसे बताया एक प्रॉपर लिस्ट बनाया रहता है। सो किसी भी तरह का गन, देन एंटी एयरक्राफ्ट हो गया, एंटी टैंक गन हो गए, देन लिक्विड गैस, हार्मफुल मटेरियल्स, नाइफ भी है, स्पीयर, एरो, बोन्स, ये सब भी आप अपने पास नहीं रख सकते हो। ये सच ऑल द सच मटेरियल्स आर कंसिडर्ड एज द प्रोहिबिटेड आर्म्स। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं। देन उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल
ये आर्टिकल में जानना ज़रूरी था कि कौन से इसका हिस्ट्री क्या है एंड ऑल सच थिंग्स. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. नेक्स्ट आर्टिकल स्टेट्स तालिबान pushes deep in Panjshir Valley. The NRF leaders Masool said ready to negotiate if militants stop their attacks in the Panjshir Valley. अगर ये प्रॉपर आर्टिकल हम पढ़ेंगे, अफगानिस्तान के बारे में हमें पता है कि इट इज़ करेंटली अंडर द पावर ऑफ तालिबान. तो ये चीज़ देखा गया था कि तालिबान ने अपनी पूरी कंट्रोल बना लिया अफगानिस्तान में, और कुछ रीजन्स थे जैसे कि पंजीर वैली हो गया, और हमारा एक दो जगह था जहाँ पर प्रॉपर जो अभी तक तालिबान कंट्रोल नहीं कर पाया था, वहाँ पर वहाँ के ऑफिशियल्स वर ट्राइंग टू गवर्न दैट एरिया. बट ये चीज़ देखा जा रहा है कुछ 2-3 दिन से कि द तालिबान पीपल और द तालिबान फोर्सेज आर कंटिन्यूसली इन्वेडिंग इन दैट एरिया. So, Taliban fighters have advanced deep in the Afghanistan's holdout पंजीर वैली विद द रेजिस्टेंस फाइटर्स. ठीक है, अगर ये आर्टिकल में हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है मैप, कि अफ़गानिस्तान का मैप थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे क्या लोकेशन है. सबसे पहले अफ़गानिस्तान बाउंड्रिंग कंट्रीज़ देखेंगे. तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया है, वो अलग बात है कि LOC वाले रीजन में है, बट इंडिया इज़ ऑल्सो बॉर्डरिंग कंट्री. पाकिस्तान एंड ईरान, ये कुछ 5-6 कंट्रीज़ हैं जो उनकी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ हैं. ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच आर दी बाउंड्रिंग कंट्रीज़ ऑफ अफ़गानिस्तान. दूसरी बात, अभी के टाइम अगर हम बात करें हेरत के बारे में हमने सुना था कि इट वाज द 3rd लार्जेस्ट सिटी और द 3rd फेमस सिटी ऑफ अफ़गानिस्तान. कंदाहार, कंदाहार कबूल का जो हाईवे था वहाँ से तालिबान स्टार्टेड कंट्रोलिंग द एरिया, हमने वो चीज़ पढ़ा था. और प्रॉपर पंजीर वैली अगर हम देखेंगे, ये चीज़ है कि काबुल को पहले कंट्रोल किया. काबुल से पंजीर वैली कुछ ज़्यादा दूर नहीं है. ये चीज़ देखी जा रही कि दे आर कंटिन्यूसली इन्वेडिंग इन सच एरियाज़. पूरे अफ़गानिस्तान में एक पंजीर वैली था, और ये कुछ इधर के सर्टन पार्ट्स थे जो अब तक उन्होंने कंट्रोल नहीं किए थे, बट ये चीज़ देखा जा रहा है. तो जो पंजीर वैली में जो ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, जो ऑफिशियल्स जिनके हाथ में प्रॉपर पावर है, जिनका नाम है मिस्टर सालेन का बोलना यही है, उनका ये स्टेटमेंट है कि इनका कंटिन्यूड पेनिट्रेशन हुआ जा रहा है इस एरिया में, बट हम नेगोशिएशन करने को तैयार हैं इफ़ वो लोग इस जगह को छोड़ देते हैं या ये वहाँ से वापस आ जाते हैं. तालिबान ने अभी तक प्रॉपर रिजाइम नहीं बताया है कि वो लोग कितनी जगह को कंट्रोल कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में. वो लोग को जैसे जैसे जगह मिल रहे, दे आर ट्राइंग टू ऑक्यूपाई इट. ठीक है, अफ़गानिस्तान्स न्यू रूल हैव प्लेज्ड इनटू मोर ऑफ द अकोमोडेटिंग देन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंट. ठीक है, जो पहले उनका इन्वेजन था, ठीक है, उससे के हिसाब से इस बार जो है दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल मोर ऑफ एरिया. पंजीर वैली के कुछ पार्ट्स जो हैं वो लोग कंट्रोल कर चुके हैं. पंजीर वैली प्रॉपर हमारे पावर, अगर मैं बात करूँ मिस्टर सैलन के पावर में है, उनकी गवर्निंग पावर है. इसके लिए जब ये चूज़ हुआ था नेगोशिएशन का, तो ये क्वेश्चन था कि मिस्टर सैलन जो है तालिबान को सपोर्ट करेंगे या फिर अपने एरिया को संभालेंगे या पूरे अफ़गानिस्तान को संभालेंगे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जैसे हम जानते हैं प्रेसिडेंट छोड़ के चले गए थे, वहाँ से PM छोड़ के चले गए थे. पर हमारे लिए जोग्राफिकली थोड़ा अगर हम देखें तो एरियाज़ इंपॉर्टेंट है कि अफ़गानिस्तान की बाउंड्रिंग कंट्रीज़ क्या क्या हैं और कौन सी अफ़गानिस्तान के स्टेट्स इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 बाउंड्री कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के, विच आर तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इंडिया भी है, इधर दिख नहीं रहा है, पाकिस्तान एंड ईरान. दिस आर दी 6 बाउंड्रिंग कंट्रीज ऑफ ईरान अफगानिस्तान. देन प्रॉपर हम देखें, काबुल इज़ द कैपिटल, विच आर दी पॉपुलर वी कैन से दी लार्जेस्ट सिटीज़. तो उसमें खांदाहार आता है और हेरत आता है. पंजीर वैली जो एरिया है, प्रॉपर वैली जो है, अभी तक तालिबान के कंट्रोल में नहीं थी, बट धीरे धीरे स्टार्टेड टू इन्वेडिंग इट, पेनिट्रेटिंग इट, एंड देयरफॉर ये आर्टिकल न्यूज़ में आया कि आप लोग स्टॉप कर दो इसको, तो वी कैन हैव अ प्रॉपर नेगोशिएशन कि आगे का कैसे क्या रूल आउट करना है. ये आर्टिकल थोड़ा सा जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट था हमारे लिए. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. The next article states, police cannot be given the license to meddle with the civil disputes court. Its order registrations of FIR against station house officer S1. इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम बताएं तो ये आर्टिकल बैकग्राउंड यही था कि कोर्ट ने
ये ऑर्डर किया उनको, लोकल कोर्ट ने, हमारे पुलिस स्टेशन को या फिर पुलिस ऑफिसर्स को, कि आप किसी भी तरह का खुद से इन्वेजन या फिर हम बोल सकते हैं कि जो किसी भी केस में आप अपना राय नहीं दे सकते या फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते. दैट इज़ आवर पावर. So, the local court here has ordered the registration of the FIR against the station house officer of Bonsey Police Station. Bonsey पुलिस स्टेशन के अगेंस्ट ये FIR लॉन्च हुआ है, क्योंकि ये चीज़ देखा गया था कि वहाँ के ऑफिसर्स व इंटरफियरिंग इन द सिविल केसेस. ठीक है, जिसके वजह से जो सेक्शन 155(2) है वो वॉयलेट हो रहा है. सेक्शन 155(2) का सिंपल मतलब क्या है वो भी मैं बता देती हूँ. अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 155(2) इट इज़ स्टेटेड दैट पुलिस ऑफिसर्स जो है या हमारे जो सर्विस ऑफिसर्स है वो किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करेंगे व्हेन इट कम्स टू सिविल केसेस. ठीक है, यू कांट इंटरफियर इन एनी ऑफ द सिविल केसेस, यू डोंट हैव द राइट टू डू सो. सो सेक्शन 155(2) यही बताता है. तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था. व्हाट डज सेक्शन 155(2) मीन्स. ठीक है, ये जो केस है ये क्यों आया था रिसेंटली, वो इसके लिए आया था. एक सिविल कोर्ट जो है रजिस्टर किया गया था, FIR डाला गया था जिसके अगेंस्ट जो इट वाज रिलेटेड टू लैंड इश्यूज़. दो बिजनेसमैन के बीच में कुछ इश्यूज़ हुए थे. सो उसके रिलेटेड ये मतलब सिविल कोर्ट जो है फाइल किया गया था सिविल कोर्ट में. द कोर्ट्स हियरिंग अ बेल एप्लीकेंट ऑब्जर्व इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ द पुलिस टू मेडल विद द सिविल डिस्प्यूट्स और द पुलिस ऑफिशियल कैन नॉट गिव लाइसेंस टू दी मेडल्स विद द सिविल डिस्प्यूट्स. सो ये चीज़ सिंपल बताया जाता है कि पुलिस यहाँ पर दे हैव नो पावर्स टू डिसाइड. यहाँ पर उनको कोई हक नहीं है कि वो किसी भी सिविल कोर्ट्स में अपना सिविल केसेस में अपना डिसीजंस दे या खुद का इंटरफेरेंस वहाँ पर करे. So the court in its order observed that it was settled proposition of the law that police had no right to decide about the possessions of the party or any piece of the land, but the act of police in the present case prima facie revealed that the inquiring officer is bent upon to his finding regarding the possession. ये जो एक्चुअल केस हुआ था इट वाज रिलेटेड टू अ लैंड केस. ठीक है, ज़मीन पे दोनों का कोई डील साइन हुआ था विद द लैंड, जो कि डील प्रॉपर नहीं चला, जिसमें कि पुलिस जो बोन्सी पुलिस स्टेशन है दे एंटर्ड इनटू द केस एंड दे ट्राइड टू सॉल्व इट और दे वर ट्राइंग टू इंटरफियर इट. तो ये चीज़ जब पता चला तो उनको रिमाइंड किया गया कि अंडर सेक्शन 155(2) यू हैव नो राइट, यू कांट डू दिस. सो इसकी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में आया था. नाउ विल मूव टू द लास्ट आर्टिकल. द लास्ट आर्टिकल स्टेट्स दैट द की टू रिवाइटलाइजिंग इंडियाज़ रिजर्वेशन सिस्टम. ठीक है, इंडियाज़ रिजर्वेशन सिस्टम जो है आज के टाइम पे बहुत हॉट टॉपिक हम बोल सकते हैं. ठीक है, क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन के रिलेटेड हमने कुछ टाइम भी पहले देखा था अबाउट द क्रीमी लेयर और द चेंजेस दैट आर मेड बाय द सेंटर टू मेक अ प्रॉपर न्यू लिस्ट फॉर द रिजर्वेशन ऑफ OBC. सो ये आर्टिकल थोड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या सिचुएशन है फ़िलहाल इंडिया में इनको लेके और कितना गवर्नमेंट हेल्प कर रहा है या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ बनाए हैं वो कितना इस चीज़ को हेल्प कर रहे हैं. सो ये आर्टिकल क्यों आया था रिसेंटली, वो इसके लिए आया गया था बिकॉज इट वाज नोटिस्ड कि OBCs जो है एक रिजर्वेशन बनाया था. अकॉर्डिंग टू इट जो हमारा एग्ज़ाम होता है नीट, जिसको हम बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट. नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट में जो है ये प्रॉपर चेंजेस किया गया था OBCs के लिए प्रॉपर रिजर्वेशन निकाला गया था इसमें. सो the OBCs in the national eligibility test examination and had a rebate of the caste census once again brought a debate on the affirmative actions in the limelight. ठीक है, सो ये क्वेश्चन इसकी वजह से ही आया है कि रिजर्वेशन सिस्टम जो है इज़ दिस सिस्टम हैज़ ब्रॉट एनी चेंज टू द कास्ट. उसके रिलेटेड कोई चेंजेस आए हैं क्या, उनको सच्ची में बेनिफिट मिला है अभी तक कि नहीं मिला है, तो उसको अलग अलग पार्ट में दे हैव ट्राइड टू डिस्कस. सबसे पहला पार्ट इज़ स्टिल नो इक्विटी. स्टिल नो इक्विटी का पार्ट अगर हम पढ़ेंगे तो वो यही बताता है कि अभी जाकर इतने प्रोविजंस इंडियन डेमोक्रेसी ला चुका है, हमने इतने सक्सेस स्टोरी सुने हैं, तो भी ये चीज़ है कि रिजर्वेशन प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है.
ठीक है, प्रॉपर उसके डिसीजंस जो है या प्रॉपर उसके रिलेटेड जो हक लोगों को मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है. सो it has still not brought equity between the people. While it is undeniable that these provisions have been one of the protagonists of Indian democracy success stories, it has accumulated a fair share of problems and call an immediate policies attention on debate. Through the reservation seats, political and public institutions of the states, it thought that the marginalized group has actually, some of them has actually gained benefit of them, and some have actually suffered the humiliation and oppression against this power sharing or decision making process. So therefore it is stated that still no equity. Still no equity के बाद next point जो इसमें दिखाया है, that is problem with the current policy. करंट पॉलिसी की अगर मैं बात करूं, करंट पॉलिसी में प्रॉपर हमें डेटा बताया है कि कितने % ऑफ रिजर्वेशंस दिए हैं, उसमें कितना यूज़ कर पाए हैं और कितना नहीं यूज़ कर पाए हैं. सो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर दोज हु हैव नॉट बी एबल टू एक्योर द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फैक्ट देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द करंट पॉलिसी विच आर गिवन. हमारा प्रॉपर एक कमीशन बनाया गया था विच इज़ नेम्ड एज रोहिणी कमीशन. अकॉर्डिंग टू द रोहिणी कमीशन जो उन्होंने रिपोर्ट रिलीज़ किया अबाउट दी सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, उसमें ये बोला गया था कि प्रॉपर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें इट इज़ कंक्लूडेड कि 97% ऑफ जो ओबीसीज हैं उनके लिए बेनिफिट दिया गया है, जिसमें से सिर्फ 27% ऑफ बेनिफिट्स लोग ले पाए हैं आउट ऑफ 97. एंड एज मेनी एज 983 ओबीसी कम्युनिटीज़, हमारे पास टोटल 983 ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें से 37 ऑफ द टोटल हैव ज़ीरो रिप्रेजेंटेशन इन बोथ सेंटर एंड स्टेट्स जॉब यूनिवर्सिटीज़ या सेंट्रल यूनिवर्सिटी. 983 जो ओबीसी हमारे पास एनलिस्टेड है उसमें से ऑलमोस्ट 37% लोगों को ना सेंटर ना जॉब कहीं पे भी ये बेनिफिट या फिर उसका फ़ायदा उठाने का मौका मिला है. ओके. Then also it reports that state has just 10% of the OBCs that have acquired for 29% of job. ठीक है, so ये जो डेटा है उसमें से सिर्फ 10% आप बोल सकते हैं 10% लोग ही हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठा पाए हैं आउट ऑफ ऑल दी population when it comes to the decision of certain things. सो इट इज़ अ क्लियर अजम्पशन दैट कि ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज बन रहा है उस जगह के लिए, ये कोई फ़ायदा उतने लेवल तक फ़ायदा नहीं दे रहा है. एंड देयरफॉर इट इज़ स्टेटिंग कि अभी के टाइम पे जो पॉलिसी है वी नीड टू रिफॉर्म इट और वी नीड टू चेंज इट ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके. देन थर्ड इशू जो यहाँ पे डिस्कस किया है दैट इज़ द इनसफिशेंसी ऑफ डेटा. इनसफिशेंसी ऑफ डेटा की अगर हम बात करें तो ये एक प्रॉपर रिपोर्ट के थ्रू बताया गया था कि हमारे जितने भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस हैं उनके प्रॉपर मोबिलिटी, प्रॉपर जो भी उनका डेटा जो है वो विजिबल डेटा हमारे पास अभी नहीं है, या प्रॉपर इस सबके बारे में डेटाज नहीं है. अगर हमारे पास डेटाज ही नहीं है सबके बारे में तो हम पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगे उनके रिलेटेड. So we do not know the liberalization that has done to the castes. We remain tied to more traditional source of income and were incapable of realizing the new opportunities that we can give to it, and so that our economy can also grow. And so the third issue becomes here about the reservation system is the inadequate or not having a proper data of the OBC list. देन आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज़ दी अफर्मेशन सिस्टम. अफर्मेशन सिस्टम की अगर हम बात करें इट सिंपली सेज जो हमारा मैकेनिज्म अभी चल रहा है, जो सिस्टम अभी अकाउंटेबल है ये सब काम के लिए, उनका कहीं ना कहीं सबसे मेन रोल बनता है टू गिव अ प्रॉपर फ्रेगमेंटेशन कि कितने हिसाब से क्या क्या मतलब डेटा प्रोवाइड करना इज़ द मेन एक्शन दैट दे कैन स्टेट. सो उसको पॉइंट व्यूज में बताया. फर्स्ट, वी अर्जेंटली नीड टू डेवलप अ वाइड वेराइटी ऑफ context sensitive evidence based policy options so that the मतलब जो specific requirements है लोगों की वो मिल पाए उनको. so the first affirmative action is कि proper हमारा contest sensitization या sensitive evidence based policy बनना चाहिए. सो फर्स्ट इज़ दी पॉलिसी के बाद दूसरा वी नीड टू मेक एन इंस्टीट्यूशन जहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर द कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स. सो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ इट
प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस उनको मिलना चाहिए। तो ये सेकंड चीज़ बताई गई है